सीवियर डायरिया और सीवियर वॉमिटिंग शरीर में रैपिड डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, जो डेथ का कारण बन सकता है। खास तौर पर बच्चों में यदि लगातार कई दिनों तक ये लक्षण रहें तो ये खतरे का निशान हो सकता है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के अनुसार दुनिया में 9 में से 1 चाइल्ड डेथ का रीज़न होता है सीवियर डायरिया। यानी डायरिया सेकेंड लीडिंग कॉज है 5 साल तक की उम्र के बच्चों की डेथ का। हर साल 8,01,000 बच्चे डायरिया की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। भारत में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ की 13% वजह डायरिया है। यानी भारत में हर साल 3 लाख बच्चों की डेथ डायरिया की वजह से होती है। अगर बात करें कॉलरा जैसे डिसीजेस की, जिसमें डायरिया और वॉमिटिंग दोनों होते हैं, जिससे सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार कॉलरा अफ्रीका, साउथ एशिया यानी भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में और कुछ कैरिबियन कंट्रीज़ में आज भी एंडेमिक है। 2020 में WHO के वर्ल्ड वाइड एस्टिमेशन के अनुसार हर साल कॉलरा के 1.3 से लेकर 4 मिलियन न्यू केसेस होते हैं और हर साल इनमें से 21,000 से लेकर 1,43,000 लोग इसकी वजह से चल बसते हैं। विदाउट ट्रीटमेंट कॉलरा का मोर्टेलिटी रेट 50 to 70% बताया जाता है, जो ये दर्शाता है कि ये कितनी जानलेवा बीमारी है। अब एक नज़र डालते हैं इसके लक्षणों पर। माइल्ड कॉलरा के लक्षण होते हैं डायरिया, जिसमें बाइल और फीकल मटेरियल निकलता है। वहीं सीवियर कॉलरा में डायरिया राइस वाटरी हो जाता है और स्टूल में फिशी ऑर्डर होती है। यदि एडल्ट्स में 1 लीटर पर आवर स्टूल लॉस हो रहा हो और चाइल्ड में 10 to 20 cc पर kg पर आवर स्टूल लॉस हो रहा हो तो इसे सीवियर कॉलरा या कॉलरा ग्रेविस कहते हैं। कॉलरा में वॉमिटिंग भी वाटरी होती है। कॉलरा में फीवर रेयरली ही देखने को मिलता है। सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग से बॉडी में ढेर सारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, जिससे सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना, ड्राई एंड क्रैक्ड टंग, ड्राई स्किन एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, आंखें धंस जाना, अत्यधिक थकान और कमज़ोरी महसूस होना, BP कम हो जाना। कन्वेंशनल मेडिसिन इसके उपचार के लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही ऑफर कर पाती है, यानी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का मैनेजमेंट। और कन्वेंशनल मेडिसिन खुद कहती है कि इस ट्रीटमेंट से मोर्टेलिटी रेट में 1% से भी कम इम्प्रूवमेंट आता है। और इसके प्रिवेंशन का तरीका बताया जाता है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। अब देखते हैं कि इस जानलेवा बीमारी के उपचार और प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी क्या ऑफर करती है। क्या हम इसकी मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं? क्या हम मोर्टेलिटी रेट को 1% से अधिक घटा सकते हैं? ये जानने के लिए आज हम डॉक्टर हैनीमैन की लेसर राइटिंग में से पढ़ते हैं क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ द एशियाटिक कॉलरा। डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि कॉलरा के ट्रीटमेंट में होम्योपैथी ने जो रिजल्ट दिया है, उससे होम्योपैथी ने पूरी दुनिया में अपना रुतबा दिखा दिया है। सीवियर कॉलरा के केसेस में जहां दुनिया का कोई भी मेडिकल सिस्टम असर नहीं दिखा रहा था, वहां होम्योपैथी की सक्सेस रेट 10 में से 9 पेशेंट क्योर करने की थी। इसे कंपेयर करें अगर कॉलरा की मोर्टेलिटी रेट से, जो कि 50 to 70% है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू मोर्टेलिटी रेट को 1% तक लेकर आ सकते हैं। यानी जहां 100 में से सिर्फ 30 से 50 लोग बच पाते हैं, वहां होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू हम 100 में से 99 लोगों को बचा सकते हैं। और आगे सुनिए डॉक्टर हैनीमैन क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 1 पेशेंट की भी डेथ नहीं होती, बल्कि 100 में से 1 पेशेंट की भी डेथ नहीं होती अगर पेशेंट को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा दूसरी तरह के हानिकारक इंग्रेडिएंट्स और प्रोसीजर्स जैसे कि वेनेसेक्शन एक्सेट्रा नहीं दिया जा रहा होता। कॉलरा के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है कैम्फर, जिसे कॉलरा के शुरुआती लक्षण दिखते ही तुरंत मरीजों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि कैम्फर मेडिसिन
सबसे अधिक क्षमता के साथ तभी काम कर पाती है जब कॉलरा की एकदम शुरुआती स्टेज चल रही हो और कैम्फर के साथ कोई और मेडिसिनल सब्सटेंस या ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा हो। यदि कैम्फर को देने में देर कर दी गई और कॉलरा की फर्स्ट स्टेज खत्म होकर सेकंड स्टेज शुरू हो चुकी है, तब कैम्फर यूज़लेस है। और ऐसी स्टेज में यदि पेशेंट को कैम्फर दे भी दी जाती है तो आप पेशेंट को डेथ से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन आम लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि यदि आप अपने आसपास किसी में कॉलरा के शुरुआती लक्षण देखें तो बिना देरी किए, बिना मेडिकल हेल्प का इंतज़ार करने में समय गंवाए, उसे तुरंत कैम्फर मेडिसिन की सही खुराक सही मात्रा में दे दें। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला, कैसे पहचान करें कि ये कॉलरा की फर्स्ट स्टेज है, और दूसरा, क्या होती है कॉलरा में कैम्फर की सही मात्रा, सही खुराक। इन दोनों ही प्रश्नों का सुव्यवस्थित उत्तर दिया है डॉक्टर हैनीमैन ने। पहले वो बताते हैं कि कॉलरा की फर्स्ट स्टेज के लक्षण क्या होते हैं जिससे आप इस बीमारी की पहचान कर सकें। कॉलरा की फर्स्ट स्टेज टॉनिक स्पाज्मोडिक स्टेज होती है, यानी इस स्टेज में मसल टेंस होती है। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट के शरीर में अचानक कमज़ोरी आ जाती है। पेशेंट ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, आंखें धंस जाती हैं, चेहरा ब्लूइश और आइसी कोल्ड हो जाता है। साथ ही हाथ, पैर और पूरा शरीर भी ठंडा पड़ जाता है। पेशेंट होपलेस फील करता है, डिस्करेज्ड फील करता है और उसके अंदर एंग्जाइटी भी होती है। उसे सफोकेशन फील होता है। पेशेंट कराहता है, रोता है, पर बताता नहीं है कि उसे क्या क्या तकलीफ़ हो रही है। उसकी आवाज़ कर्कश हो जाती है। पेशेंट से पूछने पर ही वो कहता है कि उसे पेट में जलन महसूस हो रही है और मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं। एग्जामिनेशन के दौरान यदि आप उसके प्रीकॉर्डियल रीजन को टच करते हैं तो वो दर्द में चीखता है। उसे प्यास नहीं लगती, नौजिया नहीं होता और अभी वॉमिटिंग या डायरिया शुरू नहीं हुआ होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं फर्स्ट स्टेज के, जहाँ अभी तक वॉमिटिंग और डायरिया शुरू नहीं हुआ है। और यही वो स्टेज है जहाँ कैम्फर का अमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और पेशेंट रैपिडली रिकवर हो जाता है। यहाँ समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि कॉलरा की ये फर्स्ट स्टेज ज़्यादा समय तक नहीं बनी रहती। ये क्विकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है या तो सेकंड स्टेज में या डेथ में। सेकंड स्टेज आ जाने के बाद क्योर करना और मुश्किल होता जाता है और अब कैम्फर, जो फर्स्ट स्टेज में प्राण रक्षक हो सकती थी, अब हमारे किसी काम की नहीं रह जाती। तो ये जानने के बाद कि कॉलरा की फर्स्ट स्टेज के क्या लक्षण होते हैं, अब जानते हैं कि कैम्फर मेडिसिन किस मात्रा में देनी है, कैसे देनी है और इसका रिपीटिशन कैसे करना है। तो 1 आउंस कैम्फर और 12 आउंस अल्कोहल का एक मिक्सचर बनाना है जिसे स्पिरिट ऑफ कैम्फर कहते हैं। इस मिक्सचर को बनाकर इसकी 1 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में मिलाकर या शुगर ऑफ मिल्क में मिलाकर पेशेंट को दें। यह खुराक पेशेंट को अधिक से अधिक बार दें, कम से कम हर 5 मिनट में। साथ ही स्पिरिट ऑफ कैम्फर को पेशेंट के हाथों, पैरों और सीने के ऊपर रब करें। यदि ट्रिस्मस या जॉ लॉक के कारण पेशेंट का मुंह नहीं खुल पा रहा है तो 1 चम्मच स्पिरिट ऑफ कैम्फर करीब 300 ml गर्म पानी में मिलाकर इसे गर्म तवे पर छिड़क कर इसकी वेपर पेशेंट को इनहेल करवाएं। इस तरह से जितनी जल्दी पेशेंट को यह मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी उतनी ही रैपिडली और श्योरली पेशेंट रिकवर होगा। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट 2 घंटों के अंदर ही रिकवर होने लगता है। उसके ठंडे पड़े हुए शरीर में फिर से वार्मथ आ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ लौट आती है, उसकी कॉन्शियसनेस, आराम और नींद वापस आ जाती है और इस तरह पेशेंट इस जानलेवा बीमारी के चंगुल से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि सही ट्रीटमेंट के अभाव में डिसीज़ फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में प्रोग्रेस कर जाती है, तब हमें देखने को मिलता है कॉलरा का और भी घातक रूप। ये है कॉलरा की क्लॉनिक स्पाज्मोडिक स्टेज। इसमें शरीर से फ्रीक्वेंटली वाटरी फ्लूइड इवैक्यूएट होता है। स्टूल वाइटिश, येलोइश या मिक्स्ड विद रेडिश फ्लेक्स हो सकता है। इसके साथ एब्डोमेन में लाउड रंबलिंग साउंड्स होते हैं।
बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इनसेटाइबल थर्स्ट होती है, वायलेंट वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और एजिटेशन फील होता है, पेशेंट कराहता है, उसे बार बार यॉर्निंग होती है, पूरा शरीर बर्फ़ जैसा ठंडा पड़ जाता है, यहाँ तक कि जीभ भी ठंडी हो जाती है, हाथ और चेहरे पर नीलापन आ जाता है, आंखें एक जगह फिक्स्ड हो जाती है और भी ज़्यादा धंस जाती है, पेशेंट के सारे सेंसेस मंद पड़ जाते हैं, पल्स स्लो हो जाती है और काफ मसल्स में तेज क्रैम्प्स होने लगते हैं और हाथों और पैरों में स्पाज़म्स आने लगते हैं। इसीलिए इसे क्लॉनिक स्पाज़मोडिक स्टेज कहा जाता है। कई केसेस में कॉलरा की फर्स्ट स्टेज ना आकर सीधे सेकंड स्टेज के सिम्टम्स आने लगते हैं। ऐसे में इन पेशेंट को स्पिरिट ऑफ कैम्फर की 1 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में घोलकर हर 5 मिनट में दें, जब तक पेशेंट की स्थिति में सुधार ना आ जाए, जो कि 30 से 45 मिनट के अंदर दिखने लगता है। और यदि 30 से 45 मिनट में कोई सुधार होता ना दिखे तो बिना समय गंवाए पेशेंट को सेकंड स्टेज की मेडिसिन दें, जो है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट 30 का 1 या 2 ग्लोब्यूल पानी में घोलकर पेशेंट को पिलाएं, हर घंटे या हर आधे घंटे में 1 बार, जब तक वॉमिटिंग और डायरिया कम ना हो जाए और शरीर की गर्माहट न लौट आए। यहाँ एक बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दौरान पेशेंट को क्यूप्रमेट के अलावा और कुछ नहीं देना है, न कोई दूसरी मेडिसिन, न कोई हर्ब टी या काढ़ा, न कोई बाथ, न कोई धुआं, स्टीम या वेपर, न किसी तरह का वेनस एक्शन। अन्यथा क्यूप्रम कोई मदद नहीं कर पाएगी पेशेंट को ठीक करने में। कॉलरा की सेकेंड स्टेज में वेरेट्रम एल्बम 30 भी क्यूप्रम की तरह ही बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देती है, लेकिन पहला प्रेफरेंस क्यूप्रम ही है और क्यूप्रम ज़्यादा सर्विसेबल भी है और अक्सर इसकी 1 डोज ही सफिशिएंट होती है, जिससे पेशेंट की स्थिति में लगातार सुधार आता रहता है और सेकेंड डोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बीमारी के दौरान पेशेंट जिन जिन चीज़ों की इच्छा रखता है, जैसे प्यास, भूख, कमरे का तापमान, हवा, इन सभी बातों का ध्यान रखना है, लेकिन सतर्कता के साथ, मॉडरेशन के साथ इन सभी चीज़ों को नियंत्रित रखना और किसी चीज़ की अधिकता या कमी न होने देना भी आवश्यक है। सही समय पर ट्रीटमेंट न मिलने से या प्रॉपर ट्रीटमेंट के दौरान दूसरी तरह की दवाइयाँ भी दे देने से कई बार पेशेंट की डिसीज़ 3rd स्टेज में प्रोग्रेस कर जाती है। ये एक तरह की टाइफॉइड स्टेज होती है, जिसमें साथ में डेलिरियम भी होता है। ऐसे केस में ब्रायनिया 30 को रस्टॉक्स 30 के साथ ऑल्टरनेट करके दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉलरा को प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथी के पास क्या ऑप्शन है। तो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं क्यूप्रमेट 30 साथ में हेल्दी पौष्टिक आहार, नियंत्रित मात्रा में और स्वच्छ वातावरण रखना सबसे इफ़ेक्टिव साबित होता है। यानी क्यूप्रमेट क्यूरेटिव के साथ साथ कॉलरा के लिए एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। जो स्वस्थ है वो क्यूप्रमेट 30 का 1 ग्लोब्यूल सुबह खाली पेट लें और इसे लेने के बाद यानी करीब 30 मिनट तक कुछ खाएं या पिए नहीं। लेकिन ये प्रिवेंटिव डोज तभी लें जब आपकी लोकेलिटी में या आस पड़ोस या घर में कॉलरा के मरीज़ हों। क्यूप्रमेट को लेने पर यह ध्यान रखें कि इसके एक्शन के दौरान कैम्फर की वेपर को अवॉइड करें, क्योंकि कैम्फर क्यूप्रम के एक्शन को सस्पेंड कर देता है। ये थे डॉक्टर हैनीमैन के निर्देश कॉलरा या कॉलरा लाइक बीमारियों के लिए, जैसे सीवियर डायरिया या सीवियर वॉमिटिंग, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि ये बीमारियां बच्चों के लिए बहुत घातक होती हैं। तो इस तरह से यदि हम एक सही मेडिसिन की प्रॉपर डोज लेते हैं उसकी डिसीज़ की स्टेज के अकॉर्डिंग, तो हम बहुत से पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं होम्योपैथी के थ्रू। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। हम इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे डॉक्टर हैनीमैन के ज्ञान कोश में से। जल्दी ही मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।